गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना हिस्ट्री बुक का जो पार्ट वन है, इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन। तो इसे इसका ये लास्ट चैप्टर होने वाला है और इसके बाद हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है पार्ट वन बुक का, जो कि है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। अरे हाईलाइटर कहाँ गई? एक सेकंड में जल्दी से हाईलाइटर लेते आता हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको इसमें बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि महावीर जैन हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, बुद्धि हो गए, लॉर्ड बुद्धा, महावीर जैन। और फिर सेम टाइम पीरियड में आपके ये बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स भी थे, जैसे कि अरिस्टोटल, सुकरैत, प्लाटो और आपके कॉन्गजी और बहुत सारे थिंकर्स हैं, जो कि इसमें हम लोग को देखने वाले हैं। आगे चैप्टर में हम लोग देखेंगे उनके बारे में भी। और बिलीव्स के बारे में देखने वाले हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशन, बिलीव्स क्या क्या थी, जैसे कि जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, कुछ ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी थे। ये सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। और ख़ास करके हमारा इसमें बिल्डिंग्स के ऊपर में अच्छा खासा ध्यान रहेगा, जो कि बुद्धिज़्म का, जैसे कि हम लोग सांची स्तूपा के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें यूजुअली। उस जो कि अभी तक वेल प्रिजर्व्ड है, उसके बारे में हम देखने वाले थे। बिल्डिंग्स के बारे में भी हमें देखने को मिलेंगी। In this chapter, we shall go on a long journey across 1,000 years to read about the philosophers and their attempt to understand the world they inhabited. तो हम लोग इसमें 1,000 ईयर का टाइम साइकिल देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो, 600 BC से 600 सी लगभग वही आपको 600 500 ईयर्स के आसपास इधर बच रहे हैं। और इधर 600 में 6 5 11 मतलब वही है 1 मिलियनम का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। 1 मिलियनम आपको पता है नहीं क्या होता है? 1,000 ईयर्स का टाइम स्पेन होता है। चलिए, वी विल ऑल्सो सी हाउ दियर आइडियाज़ वेर कंपाइल्ड एज ऑर्डर एंड रिटर्न। हम लोग यही सारी चीज़ देखेंगे, इसमें आइडियाज़ कैसे ऑर्डर और रिटर्न कंपाइल्ड हो रहे हैं। स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स के बारे में देखेंगे। आर्किटेक्चर्स के बारे में स्पेशली देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो स्कल्पचर्स तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिले, आपको किंग्स फार्मर्स टाउन्स में भी स्कल्पचर्स देखने को मिले, लेकिन आर्किटेक्चर उतने वेल प्रिजर्व नहीं थे। लेकिन इसमें क्या है ना, आर्किटेक्चर अभी भी बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड तरीके से अभी तक हमारे सामने में है। और आज भी आप उसे जाकर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आज तक उसे बचा कर रखा गया है। और बस ये हम लोग यही इसमें थिंकर्स के बारे में देखने वाले हैं। और यूजुअली हम लोग का फोकस रहेगा बुद्धिज़्म के ऊपर में, उसके ट्रेडिशंस को हम लोग देखेंगे। द सोर्स दैट हिस्टोरियंस यूज टू रिकंस्ट्रक्ट दिस इज एक्टिंग वर्ल्ड बिलीफ इंक्लूड। और इसमें हम लोग वही जो मैंने बोला ऊपर में, बुद्धिज़्म, जैनिज्म और थोड़ी बहुत ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के ऊपर ये पूरी चैप्टर बेस्ड है। ओके, एज वेल एज a large and impressive body of the material remain including monuments and inscription। और हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो अभी तक लार्ज अमाउंट में, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए। इंस्क्रिप्शन भी हैं अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बोला ना, स्कल्पचर्स भी हैं। स्कल्पचर्स भी हमें देखने को मिला, लेकिन एक चीज़ में एक्स्ट्रा क्या देखने को मिला है, आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही वेल प्रिजर्व है। स्कल्पचर जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हो पिक्चर में, स्कल्पचर फ्रॉम सांची। तो ये सांची का स्कल्पचर है आपको, जो कि आप सांची आप आगे देखेंगे हम लोग। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में से भोपाल के आसपास ही है सांची। वहाँ पर एक स्तूपा है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अमॉन्ग द बेस्ट प्रिजर्व मोन्यूमेंट ऑफ द टाइम इज द स्तूपा एट सांची। वही जो मैं बोल रहा हूँ तब से, स्तूपा। स्तूपा क्या होता है ये भी हम देखेंगे सांची में, जो कि सबसे अभी तक का वेल प्रिजर्व्ड है। उस पर हम लोग का मेजर फोकस रहेगा इस चैप्टर में। ओके, हाँ। तो 19th सेंचुरी यूरोपियंस वेर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूपा एट सांची। तो 19th सेंचुरी में क्या होता था ना, यूरोपियंस बहुत ही इंटरेस्टेड थे इन सारी चीज़ों में, और खास करके सांची में उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत ही वेल प्रिजर्व था। और जो वहाँ की नक्काशियाँ की गई थी ना स्कल्पचर्स में, वो बहुत ही रेयर्स थी। मतलब आज के टाइम पीरियड में भी कोई शायद ऐसा नक्काशी नहीं कर पाए। तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे। और कुछ टाइम में क्या हो रहा था ना, अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, फ्रेंच साउथ शाहजहां बेगम परमिशन टू टुक अवे द ईस्टर्न गेटवे। अब वो ना ईस्टर्न गेटवे को मांग रहे थे। ईस्टर्न गेटवे क्या होता है, ये आप फोटो देख रहे हो, तो ये जो सीन आप देख रहे हो ना, ये इसको गेटवे बोला जाता है। ये तो बुक की फ़ोटो है, ये मैं अच्छी फ़ोटो भी लाया हुआ हूँ। ये देखो, ये फ़ोटो है, ये गेटवे है। तो इसमें 4 गेटवेज़ हैं, जिसमें से कि एक उतने वेल तरीके से नहीं है, लेकिन 3 बहुत ही अच्छे कंडीशन में आज भी। देखो, एक गेट यहाँ पर है, एक गेट आपको ये दिख रहा है, और एक गेट यहाँ पर है। तो वो तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, यहाँ पर जो फ्रेंच के हो सकता है वो कोई होंगे यहाँ पर, बड़े आदमी होंगे, या नहीं तो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, या फिर कोई होंगे। तो वो क्या हो रहा था, फ्रेंच साउथ शाहजहां बेगम। यहाँ पे शाहजहां बेगम से आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि शाहजहां की बेगम, वो नहीं है, ये दूसरी शाहजहां बेगम है। क्योंकि मैंने बहुत सारे रील्स में देखा है कि वो शाहजहां बेगम को बोल रहे हैं कि यार ये इसको, ये तो मुमताज़ बेगम और इसी के लिए बनाया गया था ताजमहल। ऐसा कुछ नहीं है, ये शाहजहां बेगम एक दूसरी बेगम है। ये भोपाल के साइड की एरिया की क्वीन थी। और इनसे परमिशन मांग रहे थे फ्रेंच की, हमें ईस्टर्न गेटवे चाहिए, विच वाज द बेस्ट प्रिजर्व, जो कि सबसे अभी तक में बेस्ट प्रिजर्व था।
टू बी डिस्प्लेड इन द म्यूजियम, और फ्रेंच उसको क्या चाहते थे कि हम उसे म्यूजियम में रखेंगे। और फॉर अ वाइल इंग्लिश मैन ऑल्सो वांटेड टू डू सेम, और द इंग्लिश मैन जो ब्रिटिशर्स थे वो भी यही सेम चीज़ मांग रहे थे, सेम चीज़ उनकी भी डिमांड थी, इंग्लिश मैंस की भी। तो शाहजहां बेगम ने क्या किया, वो तो असली चीज़ को तो दे नहीं दोगे आप, तो उन्होंने क्या किया ना, प्लास्टर कास्ट कॉपी बनाई ईस्टर्न गेटवे की और फिर उन्हें दे दिया। इंग्लिश वे आर सेटिस्फाइड विथ केयर, तो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों जन प्लास्टर कास्ट कॉपी से सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि वो बहुत ही महीन तरीके से एकदम सेम इसी की तरह प्लास्टर कॉपी बना के दे दिया गया और उसको बोल दिया गया अब आप म्यूजियम में आप इसे रख सकते हो। तो अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची, तो सांची की एक छोटी सी झलक हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि शाहजहां बेगम के द्वारा ही दी गई है। तो क्या है यहाँ पर, सांची इन 19th सेंचुरी में सांची कैसी थी। द मोस्ट वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल, भोपाल के स्टेट में। आज के टाइम में भोपाल आपकी कैपिटल है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। तो वहीं भोपाल के आसपास ही सांची थी। सांची स्मॉल विलेज अंडर द बॉर्डर ऑफ हिल सम 20 माइल नॉर्थ ईस्ट ऑफ द भोपाल। आपको इसलिए मैंने मैप दिया हुआ है, देखो आप सांची कहाँ पर है, ये रहा सांची। और आपको पता है ना, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के ऐसे, ये भी पूरा मध्य प्रदेश का इलाका है ये पूरा। तो सांची में मैं आपको बोला नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक विलेज थी, वह जहाँ पर कि स्तूपा बनाया गया था उस टाइम पीरियड पे। वी इंस्पायर द स्टोन स्कल्पचर एंड स्टेटस ऑफ द बुद्धास एंड एंशियंट गेटवे। तो इसमें हम लोग स्कल्पचर्स देखने को मिली है और बुद्धा के एंशियंट गेटवे भी देखने के लिए मिली है। द र्यून अपीयर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रेट इंटरेस्ट टू द यूरोपियन जेंटलमैन। जो भी वहाँ पर बची कुची तबाही के बाद जो बची कुची चीज़ें थी, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, किसके लिए, यूरोपियंस के लिए। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंघम को हमें फर्स्ट चैप्टर वाले, जो कि सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले ये मेजर जनरल थे, मेजर जनरल कह रहे हैं हम, डायरेक्टर जनरल थे। स्टेट सेवरल वीक्स इन द नेबरहुड एंड एग्जामिन दिस र्यून मोस्ट केयरफुली। तो ये कुछ दिन यहाँ पर रुके हुए थे और यहाँ के र्यून को, यहाँ की तबाही को बहुत ही अच्छे से केयरफुली विजिट कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे। ही टुक ड्राइंग ऑफ द प्लेस, डेसिफर्ड द इंस्क्रिप्शन। इन्होंने वहाँ के प्लेस का लेआउट बनाया, ड्राइंग बनाया और वहाँ के इंस्क्रिप्शन को डेसिफर्ड किया। और वहाँ के डोम्स, जो ये आप देख रहे हो ना, ये डोम्स, इसको डोम्स बोलते हैं, और इसके अंदर में क्या था, इसके डाउन्स में क्या था, वो ही पता लगाने की कोशिश की। द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वेयर डिस्क्राइब बाय हिज हिम इन एन इंग्लिश वर्ड। तो इसका जो भी रिजल्ट था वो इंग्लिश वर्ड में डिस्क्राइब किया गया है। वो कभी आपको मौका मिले तो आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो। द रूलर्स ऑफ द भोपाल, शाहजहां बेगम। अब देखो शाहजहां बेगम ये है, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये मुमताज़ बेगम नहीं है जो कि शाहजहां की बेगम थी, वो ये नहीं है, ये शाहजहां बेगम, ये दूसरी भोपाल की क्वीन है। तो आपको ये याद रखना है। द रूलर ऑफ द शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जेहन बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। तो इन्होंने क्या करा ना, उस एंशियंट साइट को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पर मनी प्रोवाइड किया, पैसा दिया। नो वंडर देन द जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल कौन है, ये भी आपको पता ही होगा। ये भी शायद सेकंड डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। उस इन्होंने क्या करा, डेडिकेट इज इम्पोर्टेंस वॉल्यूम ऑन द सांची टू द स्तूप, सांची टू सुल्तान जेहन। तो इन्होंने जो सुल्तान जेहन थी, जो सक्सेसर थी सुल्तान शाहजहां बेगम की, उनको वहाँ की बहुत ही मतलब लिखित में उनको वहाँ पर वॉल्यूम दिया जॉन मार्शल ने, जिसकी किनको, सुल्तान जेहन को। तो सुल्तान जहान ने क्या किया, शी फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट एज वेल एज द गेस्ट हाउस वेयर ही लिव्ड, रोड द वॉल्यूम। जहाँ पर वो बैठ के वॉल्यूम अपनी लिखता था, तो वहाँ पर भी उसको गेस्ट हाउस बना कर दिया और म्यूजियम भी बिल्ट किया उसी जगह पर। शी ऑल्सो फाउंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द, और ये इन्होंने फंड किया किस चीज़ को, उनकी जो वॉल्यूम थी उसकी पब्लिकेशन को, बुक के पब्लिकेशन में उनका भी फंडिंग था उसमें। ठीक है। सो इट इफ द स्तूपा कम्प्लेक्स हैव survived, it is no small measure due to wise decision and a good luck in escaping the eyes of railway contractor, builders and those who। तो ये आपको सीधा यहाँ पे यही बोला रहा है, जो ये आपको मॉन्यूमेंट ये जो बचा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको बहुत ही छोटी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आपको बहुत सारी मुसीबतों को झेल के बनी है। कुछ गुड लक भी यहाँ पर काम आया, और कुछ यहाँ पे वाइज डिसीजन, अच्छे डिसीजंस भी यहाँ पर काम आया। वाइज डिसीजन क्या, जैसे कि यहाँ पर आपको ये इंग्लिश मैन और फ्रेंच मैन मांग रहे थे, तो उसको प्लास्टर कॉपी यहाँ पर शाहजहां बेगम ने करवा करके दे दिया। कुछ वाइज डिसीजंस ने भी इसको प्रोटेक्ट किया, गुड लक ने भी प्रोटेक्ट किया। गुड लक कैसे, तो ये रेलवे आई कॉन्ट्रैक्टर के नज़र से भी बच गया। यदि आप ये वाले पिक्चर के, ये एनसीईआरटी में जो ये पिक्चर दिया हुआ है, इसके यदि आप ऊपर में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्तूपा ऑफ सांची। और यहाँ पे वो भी एक और चीज़ लिखा गया है कि यदि आप दिल्ली से भोपाल की ओर ट्रांसपोर्ट करोगे, मतलब जर्नी करोगे, तो आपको रेलवे से ही ये देखने को मिल जाएगा। तो मतलब रेलवे ट्रैक भी आसपास है। तो ये भी बोला जा रहा है आई ऑफ द रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, उससे भी बच गया ये।
बिल्डर्स के आई से बच गया, दोज हु लुकिंग टू फाइंड एंड कैरी अवे द म्यूजियम ऑफ द यूरोप, और उनसे भी बच गया जो इसको म्यूजियम मतलब जैसे कि आपने देखा ईस्टर्न गेटवे को वो लोग म्यूजियम ले जाना चाहते थे, उससे भी ये बच गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्ड एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। तो इससे हमें अर्ली बुद्धिज्म के बारे में, जो ये हमारा सांची बचा हुआ है, उससे हमें अर्ली बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली है। टुडे इट स्टैंड टेस्टिमनी टू द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द की आर्कियोलॉजिकल साइट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये सबसे वेल प्रिजर्व्ड है और आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिससे कि हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चल रहा है। ये पूरी क्वेश्चंस है कि जो भी बना है इसका सिग्निफिकेंट क्या था मॉन्यूमेंट का, माओ ये क्यों बनाया गया था, ये स्तूपा क्यों बनाया गया था, अगर ये क्यों बनाए गए थे इसका भी एक कारण है, वो क्यों बनाए गए थे वो भी इसमें देखने वाले हैं। स्टोन रेलिंग्स, जो आप ये रेलिंग्स देख रहे हो, ये क्यों बनाए गए थे इसका भी यहाँ पर है। हु बिल्ट, किन्होंने बनवाया, किन्होंने इसको बनाने के लिए पेड किया, किसने बनाया और कब बनाया, वैन कब बनाया। तो यही सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसमें हम लोग मेजरली जो स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शंस है, उससे हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इसमें मेजरली क्वेश्चन था, ये आप पढ़ लेना, ऐसे मैंने बता ही दिया ऊपर आपकी क्या है इसमें। द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। द मिड फर्स्ट मिलियन, मतलब कि आपको मिलियन बीसी, मतलब आपको जो पहला है वहाँ पे 1000 बीसी से लेकर के 1 बीसी तक की यहाँ पे बात हो रही है, 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स की बात हो रही है। इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे थिंकर्स का इमरजेंस हुआ था। कौन कौन से थिंकर्स का? जरास्तु, जो कि ईरान के थे, कॉन्गजी जो कि चाइना के थे, सुकरात, प्लाटो एंड एरिस्टोटल जो कि ग्रीक के थे, और हमारे इंडिया के कौन थे? महावीर और गौतम बुद्धा। ये सारे एक ही टाइम पीरियड के थिंकर्स थे। तो इन सारी की फ़ोटो भी, महावीर और गौतम बुद्धा की तो आप जानते ही होंगे, फ़ोटो आपने देखा ही होगा। और जो जिनका नहीं देखा है, जैसे कि ये जरास्तु का है, जो कि ये ईरानियन थिंकर्स थे जरास्तु, और ये कॉन्गजी ये चाइनीज़ थिंकर थे, और ये ग्रीक के थे। ये इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यदि आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करने वाले हो आगे, तो ये तीनों के बारे में तो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अरस्तू के बारे में, सुकरात के बारे में, प्लाटो के बारे में, एरिस्टोटल, सुकरेट और प्लाटो, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको दिखा दिया फोटो। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम में? दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। तो ये क्या कर रहे थे ना उस टाइम में, ह्यूमंस और कॉस्मिक ऑर्डर का, जो आप देख रहे हो, ह्यूमंस और कॉस्मिक ऑर्डर का आखिर रिलेशनशिप क्या है, क्यों हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, ये सारी चीज़ें ये लोग पता लगा रहे थे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द न्यू किंगडम्स एंड सिटी वे आर डेवलपिंग एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज चेंजिंग। तो इसी टाइम पीरियड में हम लोग देख रहे हैं नए सिटीज़ और किंगडम्स इस्टेब्लिश हो रहे थे इन अ वैरायटी ऑफ वे इन द गंगा वैली में। नए सारे किंगडम्स इस्टेब्लिश हो रहे थे, गुप्ता एम्पायर हो गए, मौर्य एम्पायर हो गए, इसी सब टाइम पीरियड में वो सारे इस्टेब्लिश हो रहे थे। दिस थिंकर अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट एज वेल। तो ये थिंकर जो उन सारे डेवलपमेंट से भी इसको जोड़ के देख रहे थे कि ये जो किंगडम्स क्रिएट हो रही है, क्या उस पर इनका जो थिंकिंग था गौतम बुद्धा या फिर महावीरा का, क्या इनका थिंकिंग का कोई इफेक्ट था उन पर? तो ये सारी चीज़ें भी ये लोग खोज रहे थे। The sacrificial tradition. There were several pre-existing tradition of the Thor religious belief and practice, including the early Vedic tradition known as the Rig Veda. ऋग वेदा में हमें यही सारी चीज़ें बताई गई है कि प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन क्या थी, पहले से क्या क्या ट्रेडिशन चली आ रही है, रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताया जा रहा है, प्रैक्टिसेस के बारे में हमें उसमें जानकारियाँ मिलती है अर्ली वैदिक में, जिसे कि हम लोग ऋग वेदा कहते हैं, जो कि 1500 सेंचुरी से 1000 बीसी के बीच में, मतलब उसी टाइम पीरियड के बीच में हुए, जब ये थिंकर्स उस टाइम में प्रिवलेंट थे, उसी टाइम पीरियड में ये सारी बुक भी ऋग्वेदा की कंपोज्ड हुई है, कंपील्ड हुई है। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाइम्स, इसमें पोएम्स हैं आपको इन परसे ऑफ वेरियस वैरायटी ऑफ डिटीज, भगवान की है, स्पेशली किन किन की है? अग्निदेव की है, इंद्रदेव की, और सोमा। सोमा आपको सीधा समझ लो गॉड ऑफ नेचर, सोमा का मतलब आप सीधा समझ लो गॉड ऑफ नेचर, फॉरेस्ट की देवी, यही सब समझो आप सोमा को। अग्नि इंद्र के बारे में तो बताना कोई आपको जरूरी है ही नहीं। इंद्र मतलब देवताओं के राजा, अग्नि मतलब आग के देवता, अग्नि देवता। तो मेजरली ऋग्वेदा में इन्हीं तीनों गॉड के बारे को, इन्हीं तीनों गॉड को कवर किया गया है। मैनी ऑफ द हाइम्स वर चैंटेड, बहुत सारे जो मंत्रास थे, हाइम्स थे, पोएम्स थे, उसको चैंटिंग किया जाता था। सेक्रीफाइस वेयर परफॉर्म, सेक्रीफाइस भी परफॉर्म हुआ था। वेयर पीपल प्रेड फॉर द कैटल सन गॉड। सेक्रीफाइस क्यों करते थे? तो कि आज के भी टाइम में आपने देखा होगा, जैसे कि आप यदि रूरल सोसाइटी जाओगे, मतलब आप विलेज एरिया में जाओगे, तो वहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि कुछ भी अगर होता है, मान लो किसी का कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई किसी का कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वहाँ पर वो लोग ना तुरंत मन्नत मांग लेते हैं कि भाई आप मेरा ये करवा दो, भगवान जी से मन्नत मांगते हैं
कि आप मेरा इसमें ये करवा दो या फिर इसको ठीक कर दो या फिर मेरा एग्ज़ाम पास करवा दो, तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, मैं आपको बलि चढ़ाऊँगा बकरे की। तो सैक्रिफाइसेस परफ़ॉर्म होते थे, कैटल, सन, गुड हेल्थ, मतलब मुझे बेटा दे दो तो मैं आपको बलि चढ़ाऊँगा, इस टाइप से कभी चीज़ें होती थी। एट फर्स्ट सैक्रिफाइसेस वे परफॉर्म कलेक्टिवली, पहले के टाइम में क्या होता था, सैक्रिफाइस जो है कलेक्टिवली परफॉर्म होता था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो है मतलब इंडिविजुअल अपने तौर तरीके से इसको फिर करने लगा, बाद में अकेले अकेले भी होने लगा ये। सम वेयर परफॉर्म बाय द हेड ऑफ द हाउस होल्ड एज वेल बीइंग ऑफ द डोमेस्टिक। अब क्या हो रहा है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड के द्वारा ये सैक्रिफाइसेस किया जा रहा है। मोर एलिब्रेट सैक्रिफाइस सच एज राजा सूया एंड अश्वमेध। अश्वमेध के बारे में हम लोगों ने रामायण में सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ, जिसको कि बाद में लव कुश ने रोक लिया था। तो वही उन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ बताया गया है। वी आर परफॉर्म बाय द चीफ्स एंड किंग। तो ये राजा सूया और अश्वमेध यज्ञ ये सारे किंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। वो डिपेंडेंट ऑन द ब्राह्मण प्रैक्टिस टू कंडक्ट द रिचुअल, जो कि ब्राह्मण से ये लोग करवाते थे। तो ये कलेक्टिव तौर पे हो रहा है, राजा सिंह और अश्वमेध। और कुछ-कुछ जो छोटे-मोटे पूजा पाठ होते हैं वो हेड ऑफ द हाउसहोल्ड, मतलब एक घर, एक परिवार अपने में करा लेता है वो। न्यू क्वेश्चंस, तो न्यू क्वेश्चंस क्या-क्या अराइज़ हो रहे हैं? मैनी आइडियाज़ फाउंड इन द उपनिषद। 6th सेंचुरी बीसी के ऑनवर्ड उपनिषद का भी कंपोज़्ड हुआ था। शोज़ द पीपल वेयर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लाइफ। तो उस टाइम पीपल जो बहुत ही क्यूरियस थे लाइफ का मीनिंग के लिए, क्यों हमारा बर्थ हुआ है? लोग अपने आप से ये पूछते थे, हमारा इस धरती पे आखिर जन्म क्यों है? खुद आपने भी कई बार ये पूछा होगा कि हमारा इस धरती पे आने का मकसद क्या है? मकसद तो है भाई, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ तो करना ही है। तो उन्हीं सारे मकसदों का वही यहाँ पे ये भी पता लगाने का कोशिश कर रहे थे कि हमारे लाइफ का मीनिंग क्या है यहाँ पे? वाज़ रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने सुना होगा, यदि आपने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है, तो इस जन्म में आपको अच्छी जन्म मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन था, क्या जो हमारा जन्म है, ये हमारे पास्ट एक्शन पे बेस्ड होता है? यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे योनि में जन्म लेंगे, यदि हमारा बुरा कर्म होगा तो हम लोग बुरे योनि में जन्म लेंगे, क्या ये भी चीज़ें हैं? तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हॉटली डिबेटेड होती थी, किसके बीच में? थिंकर्स के बीच में। यह इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में तो वो डिबेट करते थे, और इन्हीं डिबेट को करने के लिए ना इसका निर्माण किया गया था, स्तूपा सांची। अब ये इतना बड़ा नहीं होता था, उस टाइम में छोटा ही होता था, बाद में इसको बड़ा बना दिया गया राजाओं के द्वारा, क्योंकि अब बाद में आप देखोगे राजाओं का भी इसमें इनिशिएटिव आ गया था। खास करके आप मौर्य एम्पायर में यदि अशोका का टाइम पीरियड देखोगे, वो बहुत ही बुद्धिज़्म से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे उस टाइम पीरियड में। And other outside the Vedic tradition asked whether or not there even was a single utility reality, ultimate reality। और कुछ-कुछ का ये भी मानना था कि वैदिक ट्रेडिशन में कि कोई एक ही रियलिटी है यहाँ पर, मतलब अलग-अलग थिंकिंग यहाँ पर नहीं चलेंगे। एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, मतलब इनका यही मानना था। पीपल आल्सो बिगन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। तो सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन जो सैक्रिफाइस करने का ट्रेडिशन था, पीपल उसको भी सिग्निफिकेंस कर रहे थे। कुछ लोग उसको अच्छा नहीं बोल रहे थे, कुछ लोग उसको अच्छा बोल रहे थे। ये सारी चीज़ें भी थी। अब ये आप देख रहे हो ये फ़ोटो, ये मैंने क्यों लगाया मैं बताता हूँ। डिबेट्स एंड डिस्कशन, तो डिबेट्स एंड डिस्कशन इन्हीं में होती थी। इसको कुष्ठाग्रह भी कहते थे, कुष्ठाग्रहशाला। ये आप देखो क्या है, वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ द लाइवली डिस्कशन डिबेट फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। हम लोगों ने उसका झलक देखा है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो डिबेट डिस्कशन होता है कहाँ पर, स्तूपा में। कैसे? विच मेंशन एज मैनी 64 सेक्ट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट टीचर्स ट्रेवलर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो भी टीचर्स होते थे, जो बुद्धा के डिसाइपल्स थे, तो वो प्लेस टू प्लेस विजिट करते थे, ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज अ पार्ट ऑफ ले पर्सन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी एंड और द वे ऑफ द अंडरस्टूड द वर्ल्ड। तो ये प्लेस टू प्लेस विजिट करते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। सीधा सीधा सा यही समझो कि हमारा धर्म ये है, अच्छा चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों की व्याख्या की जाती है, और दूसरे धर्म को या तो कंडेमेन करते थे या फिर नहीं करते थे। वो बस अपने धर्म की वो प्रचार करने के लिए जाते थे और लोगों को परस्यू करते थे कि आप हमारे धर्म में आके जुड़ जाओ। और फिर उसी सब चीज़ों में क्या होता है, डिबेट्स एंड डिस्कशन भी होने लगता था कभी-कभी। डिबेट टुक प्लेस इन कुष्ठाग्रहशाला। ये आप देख रहे हो कुष्ठाग्रहशाला, लिटरली हट विथ अ पॉइंटेड टिप रॉप। ये एक हट होता है जो कि आप देख रहे हो, हट है ये। पॉइंटेड टिप रॉप आप देख रहे हो, ये पॉइंटेड टिप, ये ट्रायंगुलर टाइप का बना हुआ है। इसे ही कहते हैं पॉइंटेड टिप, मतलब पॉइंटेड होना चाहिए, टिप होना चाहिए, इसी को कुष्ठाग्रहशाला बोलते हैं। इसी के अंदर में बैठ के थिंकर सब जो है आपस में डिबेट्स एंड डिस्कशन करते थे। समझ गए? और इन ग्रुप्स वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंट हेल्प, और जो भी हेल्पलेस पीपल होते थे, मेडिकेंट होते थे, उसको हेल्प भी करते थे। इफ अ फिलोसोफर मेडिकेंट, अरे नहीं सॉरी सॉरी, मेडिकेंट मतलब हो गए पुजारी सब। वो भी यहाँ पर आके ट्रैवलिंग करते समय यहाँ पर आकर रुकते थे, हेल्टेड मतलब रुकते थे यहाँ पर। इफ अ फिलोसोफर सक्सीडेड इन कन्वेइंग वन ऑफ हिज राइवल, अगर कोई एक फिलोसोफर जो है वो सक्सीड कर जाता था कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है, और वो दूसरों से भी मनवा लेता था कि हाँ अब मेरा धर्म इस चीज़ में आपसे बेहतर है, तो वो अगर सक्सीड कर जाता था, द फॉलोवर ऑफ द लेटर ऑल्सो बिकम द हिज डिसाइपल। तो मान लो जैन
जैनास के कुछ-कुछ डिसाइपल होंगे जैन ट्रेडिशन के, अब वहाँ पे बुद्धिज़्म ट्रेडिशन के भी कुछ डिसाइपल्स होंगे। अब मान लो कोई एक ट्रेडिशन उसमें से खुद को सही साबित कर दिया, तो दूसरे ट्रेडिशन के जितने भी डिसाइपल्स होंगे, वो सारे भी दूसरे ट्रेडिशन में आ जाएँगे, सीधा यही है आपका। The followers of the later also become the disciple why so support from any particular sect can grow or shrink over time. Many of these teachers including Mahavira and the Buddha question the authority of the Veda. तो महावीरा और बुद्धा जो हमेशा से वेदा के ऊपर क्वेश्चन करते रहे हैं। जैसे कि वेदास में आपने पिछले चैप्टर में भी देखा कि ब्राह्मणिकल थॉट जो था कि आपकी जो वरना ऑर्डर था वो आपका स्टेटस जो है बर्थ के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उन्होंने इसको भी क्रिटिसाइज़ किया था, इन्हीं दोनों ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में उनको भी क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं, ये उसके ऊपर बेसिस नहीं होता है, मतलब बर्थ के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं, स्टेटस मैन का। ओके। They also emphasize individual agency, suggesting that men and women could strive to attain liberation from the tribal tribulation. मतलब मेंस और वुमेन्स दोनों ही लिबरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकती है. This was a mark in contrast to the Brahminical position wherein, as we have seen, an individual existence was thought to be determined by his or her birth. as वही जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कास्ट और जेंडर वाला, ब्राह्मणिकल टर्म्स में इसको क्या बोलते थे, स्टेट ऑफ बर्थ जो है आपका प्री डिटरमाइंड रहता है। और वो आपका वरना ऑर्डर के थ्रू ही चलेगा, लेकिन ये लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। बियॉन्ड वर्ल्डली प्रेजर द मैसेज ऑफ द महावीरा, तो महावीरा का एक मैसेज है। द बेसिक्स ऑफ द बेसिक फिलोसोफर ऑफ द जैन वाज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ द वर्धमान हु केम टू बी नोन एज महावीरा इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो महावीरा के जन्म से पहले ही जो है जैन का ट्रेडिशन का चालू हो गया था। महावीरा खुद जो है वो 23 तीर्थंकर्स के बाद आए थे। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीरा वाज preceded by 23 other teachers और तीर्थंकर्स। तो ये जो 23 अदर टीचर्स के बाद इनका जो है वहाँ पर जैनिज़्म में कदम हुआ था, और ये बहुत ही महान हो गए थे, इसलिए हमें इनका नाम अच्छे से पता है आज तक। जिनका घर का नाम क्या था, वर्धमान, ये आप याद रखना। इनका घर का नाम था वर्धमान, और जो लॉर्ड बुद्धा है उनका घर का नाम क्या था, उनका घर का नाम था सिद्धार्थ, ये आप याद रखना। तो महावीरा का घर का नाम क्या है, वर्धमान। तो ये 23 तीर्थंकर को प्रसीड करके जैन ट्रेडिशन के गुरु बने थे। आप ये सीधा यही समझो, लिटरली दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर्स ऑफ द हिस्ट्री एग्जिस्टेंस। तो वही इनको यही बताया जा रहा है यहाँ पर, जो मेंस और वुमेन्स को दोनों को गाइड करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ द जैनिज्म इज दैट इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। तो इनका मानना था कि इंटायर वर्ल्ड जो है एनिमेटेड है, मतलब बनाया गया है। इवन स्टोन्स रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ, तो इसका मानना था कि हर चीज़ में लाइफ है। एनिमेटेड है मतलब किसी ने अगर किसी चीज़ को बनाया है तो कुछ रीजन से ही बनाया होगा। अगर किन्हीं ने स्टोन को बनाया है, पत्थर को बनाया है, तो उसका भी कोई रीज़न होगा, उसके अंदर भी लाइफ है। इनका जैन का यही मानना है। नॉन इंजरी टू द लिविंग बींग, तो इसका सबसे मेन यही है कि किसी को आपको हार्म नहीं करना है। जैनिज्म का सबसे मेन यही है। स्पेशली द ह्यूमंस को नहीं करना है, एनिमल्स को नहीं करना है, प्लांट्स इंसेक्ट इन सेंट्रल ऑफ द जैन फिलोसोफर, मतलब आपको अहिंसा, सीधा समझ लो, आपको हिंसा नहीं करना है, आपको अहिंसा के पथ पे चलना है, यही मतलब है इसका। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एम्फेसिस विद द अहिंसा, वही जो मैंने बोला एम्फेसिस विद इन जैनिज्म। तो जैनिज्म के अंदर जो है अहिंसा का प्रिंसिपल एम्फेसिस था, जो कि बाद में आपको देखा होगा गांधी जी भी इसकी फिलोसफी पे आगे बढ़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू द जैना टीचिंग द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड रिबर्थ इज सेप थ्रू द कर्मा, तो जैना का ये मानना था जो भी आपका साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ होता है वो कर्मा पे डिपेंड होता है। यदि आपने अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा अगले जन्म में, यदि आपने बुरा कर्म किया तो आपको अगले जन्म में बुरा योनि में जन्म हो जाएगा। तो कैसे क्या कर्मा का साइकिल क्या है जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, तो कर्मा का साइकिल यही है कि आपको दो चीज़ करना है, एसेटिज्म एंड फिनांस। तो एसेटिज्म क्या होता है, संन्यास, आपको वर्ल्डली लाइफ से संन्यास ले लेना है, सब चीज़ों से संन्यास लेकर के आपको फिनांस करने चले जाना है। फिनांस क्या होता है, तपस्या करने के लिए चले जाना है, मतलब संन्यास लेके आप तपस्या करने चले जाओ, तो आपको क्या होगा, आप फ्री फ्रॉम ऑन सेल्फ, आप फ्री हो जाएगा कर्मा के साइकिल से, आप फ्री हो जाओगे और आपको आपकी कर्म अच्छी हो जाएगी उसके बाद। और इससे क्या होगा ना, एसिटिज्म एंड फिनांस आर रिक्वायर्ड टू फ्री ऑन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, तो आप कर्मा के साइकिल से फ्री हो जाओगे यदि आप संन्यास कर रहे हो और उसके बाद आप तपस्या में लीन हो गए। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सैल्वेशन, जैन मॉन्क एंड नन। सेल्वेशन का मतलब क्या होता है, सेल्वेशन का मतलब होता है आपको मोक्ष। आपको ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करोगे, साइकिल ऑफ कर्मा, एसिटिज्म, फिनांस, साइकिल ऑफ कर्म,
कर्मा से फ्री होने के लिए, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये उनका मानना था। और जैन मॉन्क्स ना 5 आपको वो देंगे, मतलब आपको कस्में देंगे, 5 कस्में, तब आप जैन ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या कस्में हैं वो? 5 वोज टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, आपको पहला तो किसी की हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, और और आपको उसके बाद क्या करनी है, सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब आपको ब्रह्मचारी वाला ज़िंदगी जीना है, यहाँ पे आपको शादी ब्याह नहीं करना है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। एंड टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोस्पेसिंग प्रॉपर्टी, मतलब आपको प्रॉपर्टी भी नहीं एक्वायर करना है, आगे खरीदना, मतलब स्प्रेड नहीं करना है आपको प्रॉपर्टी, ये भी इसका एक थिंकिंग है। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया लाइक द बुद्धिस्ट जैन स्कॉलर प्रोड्यूस्ड वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन द वेरियस लैंग्वेज, प्रकृत, संस्कृत एंड तमिल। तो इन्होंने ना लैंग्वेज अपने जितने भी स्कॉलर्स थॉट थे उनको अलग अलग लैंग्वेज में उसको इंस्क्रिप्ट किया, और फिर इससे क्या हुआ ना, उनका बहुत ही जल्दी जो है बहुत ही बड़े पार्ट ऑफ इंडिया में स्प्रेड हो गया था। फॉर सेंचुरीज मनुस्क्रिप्ट ऑफ दिस टेक्स्ट वेर केयरफुली प्रिजर्व इन द लाइब्रेरी, और बहुत ही ज़्यादा समय तक इनका जो जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट था वो लाइब्रेरी में प्रिजर्व था, और टेम्पल्स में प्रिजर्व था। Some of the earliest stone scripts are associated with religion tradition were produced by the devotees or Jain Tirthankars had also been recovered from the several side thoughts and subcontinent। वही सारी चीज़ें बोल रहा है, अभी तक प्रिजर्व है। द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर द इनलाइटमेंट, तो बुद्धा और जो वो इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की खोज कर रहे थे, उसके बारे में हमें इसमें देखना है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम वाज द बुद्धा। तो बुद्धा अपने टाइम पीरियड का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टीचर था, मतलब लोगों को ना बड़े अच्छे से परस्यू कर लेता था, बहुत ही अच्छे से समझाने का तरीका उसका बहुत ही अच्छा था। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था? सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया एंड जापान, श्रीलंका अक्रॉस द सी टू द म्यांमार, थाईलैंड अक्रॉस द। अभी ये आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा इंडिया है। ये कहाँ तक फैला हुआ था? पहला तो आपको ये पूरा इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, यहीं पे इसका उद्गम भी हुआ, यहीं पे इसका चालू हुआ था ये सारा चीज़। सेंट्रल एशिया में फैला हुआ था, चाइना में फैला हुआ था, तिब्बत में तो खैर फैला हुआ ही था। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ जापान कितनी दूर है ये, तब पर भी वहाँ तक भी ये बुद्धिज़्म का फैला हुआ था, पूरा प्रचार प्रसार। अब देखो ये इंडोनेशिया यहाँ पर है, ये पूरा पपुआ न्यू गिनी से लेकर के ये पूरा म्यांमार तक का एरिया, थाईलैंड मिला करके ये पूरा यहाँ पर बुद्धिज़्म का फैलाव था। और ये यहाँ श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म बहुत ही वर्चस्व था वहाँ पर। तो आप देख रहे हो बुद्धिज़्म कितना ज़्यादा फैला हुआ था उस टाइम पीरियड में भी। और देखो ये तीर्थ दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो बुद्धिज़्म गए हुए हैं। तो आप देखो ये मंगोल तक गए हुए हैं, उतना तो बुक में भी नहीं दिया हुआ है जहाँ तक गए हुए हैं। तो सीधा कहने का मतलब ये भी, ये बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो महायाना और थेरावाडिया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन नॉट। हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धा टीचिंग, तो हम लोग बुद्धा टीचिंग के बारे में जानेंगे कैसे? तो हिस्टोरियंस ने क्या करा, पहला तो उसका जो भी केयरफुली एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग, एनालाइजिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को केयरफुली ट्रांसलेट किया, एडिट किया और एनालाइज किया उसको। तो वो टेक्स्ट मिले कहाँ से, क्या थे वो टेक्स्ट? तो वो टेक्स्ट थे हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफीज क्या होते हैं? वो बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। तो हैगियोग्राफी मतलब हो गया आपको जीवनी, सीधा समझ लो, जो कि सेंट पुजारी सबकी ज़िंदगी या फिर कोई महात्मा है उसकी जीवनी पे लिखा गया है, तो वही हैगियोग्राफीज होता है। तो वो किसने लिखा होगा? वो उनके डिसाइपल्स ने ही लिखा होगा, उनके चेले चपाटों ने ही लिखा होगा वो सारा चीज़। तो हिस्टोरियंस उसको पढ़ते थे। मैनी ऑफ दिस वेयर रिटन डाउन एट लास्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा। तो कुछ इसमें से ऐसे थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे राइट रिटर्न्स मिले, हैगियोग्राफीज मिले, जो कि बुद्धा के देहांत के 100 साल के बाद कंपोस्ट किया गया। हो सकता है पहले उसका उतना वर्चस्व नहीं हो, पहले लोगों की इसकी अहमियत पता नहीं होगी, बाद में उसकी मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो एक ग्रेट टीचर थे, तो उन्होंने कंपोज करना स्टार्ट कर दिया 100 ईयर्स के बाद ही सही, लेकिन तब पर भी कंपोज करना स्टार्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन के अनुसार पता है क्या? सिद्धार्थ, जो कि बुद्धा का बचपन का नाम है, सिद्धार्थ एज अ बुद्धा वाज नेम्ड एट द बर्थ वाज सन ऑफ चीफ ऑफ द साक्या क्लैन। तो साक्या क्लैन के जो चीफ थे उसके हेड, उसके ये बेटे थे, उसके राजा के। तो इसका पैलेस था, मतलब बहुत ही बड़ा किंगडम था इसका, तो इसका महल बहुत ही बड़ा था। तो ये जो बुद्धा थे ये कभी अपने महल से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि ये हमेशा अपने महल में ही रहते थे। महल इतना बड़ा था, आप महल के अंदर ही घूमो ना, बाहर जाके क्या ही करोगे आप, इतना बड़ा था वो महल ही, अच्छे से नहीं घूम पाते थे। इसलिए वो दुनिया के हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, इससे वो दूर थे, क्योंकि उन्होंने कभी दुख को देखा ही नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि उन्होंने एक दिन परस्यू किया अपने चैरियटर, मतलब अपने सारथी को, ये जो सारथी देख रहे हो, उन्होंने उसको परस्यू किया कि आप मुझे ना सिटी में घुमाने लेके चलो। तो वो उसकी फर्स्ट जर्नी हुई टू इनटू द वर्ल्ड। वो बहुत ही
ट्रॉमेटिक था उसके लिए, बहुत ही विचलित कर देने वाला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3-4 चीज़ें ऐसी देख ली। पहला उसने क्या देखा, एक ओल्ड मैन देखा, ये देख रहे हो ये ओल्ड मैन है। ये पहला उसने एक ओल्ड मैन देखा, उसके बाद एक सिक मैन देखा, उसके बाद एक कॉर्पस जो कि डेड डेड बॉडी है वो देखा, उसके बाद एक मेडिकेंट को देखा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों सिक कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी कारण से यहाँ पे दुःख है यहाँ पे। लेकिन इस केस में दुःख नहीं था। तो वही यहाँ पे बुद्धा बताना चाह रहे हैं कि ये जब इन्होंने इन तीनों को देखा, उसके बाद एक मेडिकेंट को देखा, होमलेस मेडिकेंट जिसके पास अपना घर भी नहीं था, उसको किसी चीज़ का दुख ही नहीं था। ही हैड कम फ्रॉम द टर्म विद ओल्ड एज, उसको बुढ़ापा का भी कोई दुख नहीं था, बीमारी का भी कोई दुख नहीं था, डेथ का भी कोई दुख नहीं था, और उसने ना शांति पा लिया था। यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सिद्धार्थ जो बुद्धा थे उन्होंने भी डिसाइड करा कि वो भी अब सेम पाथ फॉलो करेंगे। सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस एंड सेट आउट टू सर्च ऑफ हिज ओन ट्रूथ। तो वो अपने पैलेस से निकले और खुद की सच्चाई की खोज करने लगे। सिद्धार्थ एक्सप्लोर सेवरल पाथ। तो सिद्धार्थ को ना कई सारे पाथ के बारे में पता चला, जैसे कि एक तो आपका मॉडिफिकेशन है, आपको समाधि ले लेना है, उसके बाद आप हो सकता है कई बार तो उसमें आदमी मर भी जाते हैं, तो डेथ के बहुत ही नियर था वो। तो इसलिए उसको उन्होंने छोड़ दिया, एब्डोनिंग दिस एक्सट्रीम मेथड, तो उस मेथड को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, मेडिकेंट फॉर सेवरल डे, तो उन्होंने क्या किया, तपस्या किया कुछ दिनों के लिए। आपने सुना ही होगा कि बुद्धा ने 7 डेज में इनलाइटमेंट हासिल कर ली थी, मतलब ज्ञान अर्जित कर लिया था। तो ज्ञान अर्जित करने के बाद वो बुद्धा और इनलाइटमेंट वन कहलाने लगे। उसके बाद उन्होंने धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, और धर्म को सही तरीके से कैसे यूज किया जाए वो उसको बताने लगे लोगों को अच्छे से वो कहानी की तरह में समझाते थे। तो द बुद्धा टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंडली मेडिंग इन सुत्ता पिताका। सुत्ता पिताका मैंने आपको पिछले, शायद पिछले के पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया सुत्ता पिताका के बारे में। तो उसमें से आपको बुद्धा की बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलेगी, और सी एक छोटी सी कहानी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या थी वो कहानी। वो आप ये पढ़ लेना, मैं कहानी बताता हूँ। तो एक एक महिला होती है, ठीक है, उसका उसका जो बेटा होता है वो मर जाता है। तो वो अपने बेटे को लेकर के अब बुद्धा के पास जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, आप चाहे कुछ भी करो उसके लिए। तो वो उसको मना नहीं करता है डायरेक्टली, बुद्धा उसको मना नहीं करता है कि नहीं, नहीं ये तो नेचर के खिलाफ है, ये ह्यूमन रियलिटी के खिलाफ है, जो जो आया है वो जाएगा ही। वो उसको ये ज्ञान नहीं देता है, वो उसको बोलता है हाँ ठीक है, मैं आपके बेटे को ज़िंदा कर दूँगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। आपको क्या करना होगा ना, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड मुझे ला कर के दो, और किसी ऐसे घर से ला कर के दो जहाँ पर कि आज तक कोई मरा नहीं हो या फिर कोई सफ़र नहीं कर रहा हो। तो वो महिला बोली ठीक है, मैं लाती हूँ, फिर आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर देना। बोला ठीक है। तो वो पूरा गाँव समाज घूमी, डोर टू डोर वो घूम रही है, लेकिन हर घर में उसको कोई ना कोई मिल ही जा रहा है कि नहीं नहीं हमारा तो ये भी मर गए हैं, या फिर हर घर में हर कोई सफ़र कर रहा था। सीधा उसका समझाने का मतलब यही था कि हर कोई जो मस्टर्ड खोजने गई, तो जब भी वो पूछती थी कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, तो वो बोलती थी ये कैसा बेतुकाना सवाल है। हर किसी के घर में कोई ना कोई मरता था, और उसको लोग डांट भी देते थे कि आप हमारे बीते हुए दर्द को फिर से याद मत कराओ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको सेल्फ रियलाइज़ होगा कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो सफ़र कर रही है, उससे भी कई भयानक भयानक सफ़रिंग कर रहे हैं लोग इस दुनिया में। तो यही थी कहानी पूरी। उसके बाद उसको समझ में आ गया, यही बताया जा रहा है कि बुद्धा ने कितने अच्छे से उसको समझाया। तो उसके बाद ये आप अगला देखो, यहाँ से देखो आप, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज ट्रांसिस्ट, मतलब एक एपिडेमिक की तरह इसको माना गया है। कंस्टेंटली चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है आपको। आप ऑल्सो सोललेस, अनंता, ये अनंत काल तक चलता जाएगा, लेकिन आज यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहेंगी, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। एंड देयर इज़ नथिंग परमानेंट, और कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। विद इन दिस ट्रांसिस्ट वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ दुखा इंस्ट्रिक्ट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और इस ट्रांसिस्ट वर्ल्ड में, चेंजिंग वर्ल्ड में जो एक कड़वी सच है वो है दुख। अगर यदि आप ह्यूमन या फिर वर्ल्ड में आपने किसी भी तरीके से आए हो, तो आपको दुख का फेस करना ही पड़ेगा। ये अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट ट्रूथ है, आपको दुख का फेस करना पड़ेगा। इट इज़ बाय फॉलोइंग द पार्ट ऑफ द मॉडरेशन बिटवीन several penance and self indulgence that human being can rise above the worldly troubles। तो आपको इससे क्या करना है, इससे उभरने के लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। मतलब संन्यास लेना होगा आपको। पहला तो आपको सेल्फ इंडल्ज मतलब संन्यास लेना होगा, उसके बाद आपको तपस्या करनी होगी, ये करनी होगी आपको। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द बुद्धा वेयर वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वाज इररिलेवेंट। मतलब ये बोला जा रहा है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में क्या कोई गॉड एग्जिस्ट करते थे, तो इसका आंसर अभी तक नहीं है। क्या गॉड एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, ये अभी तक उस टाइम पीरियड में था कि नहीं, ये अभी तक हमें हमें पता नहीं है। आज के टाइम में तो कौन है, आज के टाइम में तो बुद्धिज्म के सबसे बड़े भगवान यही है, लॉर्ड बुद्धा ही हैं।
तो द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन ऑफ डिवाइन ऑरिजिन। तो बुद्धा एक चीज़ बोलते थे कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये डिवाइन ऑरिजिन नहीं है, ये ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है। क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में देखा है कि ब्राह्मण्स क्या बोलते थे कि ये जो सोशल ऑर्डर है, ये जो ये सारा चीज़ क्या है, ये डिवाइन ऑरिजिन है, ये डिवाइन ऑर्डर है, इसको भगवान के द्वारा फॉर्मेशन किया गया है। तो ये आपको ये देखने को मिलेगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है मेजरली जो है बुद्धिज़्म थी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऋग्वेदा को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं ये। तो ये बुद्धा क्या कर रहे हैं, ये किंग को एडवाइस करते थे कि आप अपने राज्य में इंसानियत को इम्प्लीमेंट करो, आपके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं हो। उसके बाद ये यहाँ पर देख लो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द बुद्धा एम्फेसिस इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एज अ मीन टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन इन निबाना। तो यहाँ पे बुद्धा बोल रहे हैं कि आप ना अच्छे कर्म करो, यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आप ना साइकिल और रिवर्स से मुक्ति पा जाओगे। मतलब आपको क्या होगा कि आपका फिर कोई दूसरा जन्म नहीं होगा, आप मोक्ष मिल जाएगा आपको, सीधा यही करने का मतलब है। और सेल्फ रियलाइजेशन आपका निवाना हो जाएगा, वही निवाना मतलब मोक्ष हो जाएगा। आप सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आपको अपने अंतरात्मा के बारे में जानने को मिलेगा, अंतर चेतना करने के बारे में मिलेगा कि आप एक्चुअली आपकी क्या अहमियत है, वो आपको जानने के लिए मिलेगी। लिटरेचर लिटरली द एग्जिस्टिंग ऑफ द ईगो एंड डिज़ायर एंड दस एंड ऑफ द साइकिल ऑफ सफरिंग। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर दी आप ईगो ईगो तो आप सब जानते हो, जो कि आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, खुद आप भी रखते होंगे, हम भी रखते हैं, हर कोई रखता है ईगो। और डिज़ायर तो खैर रहता ही है सबके पास, जो कि आज के टाइम में सफ़र का सबसे बड़ा कारण डिज़ायर ही है। एंड दस इन द साइकिल ऑफ सफरिंग, यदि आप इन दोनों चीज़ से उभर जाते हो ना, ईगो और डिज़ायर से, तो आप साइकिल ऑफ सफरिंग से भी मुक्ति पा जाओगे। क्योंकि यदि मान लो एक एग्जांपल ऐसे, आपके मान लो पड़ोसी में किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली और आपके पास भी है गाड़ी लेकिन बड़ी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप में एक खुद में आ गया कि नहीं भाई, मुझे मेरे को भी बड़ी गाड़ी लेनी है, उसने कैसे ले ली, तो आपके अंदर भी एक टाइप का डिज़ायर आ जाएगा कि नहीं नहीं, अब मुझे भी उससे भी बड़ी गाड़ी लेनी है। तो आपके आपके पास जब डिज़ायर आएगा तो आप सफ़र करना स्टार्ट कर दोगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास जो चीज़ आप उसमें खुश नहीं है, आपको और ज़्यादा चाहिए। तो ये तो ह्यूमन नेचर है भाई, ये तो बदलेगा ही नहीं। तो वो यहाँ यही बताना चाह रहा है कि आप ईगो और डिज़ायर से यदि आप उभर पाते हो तो आप साइकिल ऑफ सफरिंग से भी मुक्ति पा जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा आपको साइकिल ऑफ सफरिंग से भी। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार बुद्धा का जो लास्ट वर्ड था वो था बी ऑन टू लैम्प योर सेल्फ, बी द लैम्प ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट टू योर ओन लिबरेशन। तो यहाँ पे इनका यही कहने का तात्पर्य है कि आप खुद के दीपक बनो, आप खुद की रोशनी बनो, क्योंकि आप सभी को अपना उद्धार स्वयं ही करना है। अपनी जो अच्छाई है वो आपको सेल्फ इंडल्ज में है, सेल्फ रियलाइजेशन है, वो आपको खुद ही करना है, इसलिए खुद का रोशनी बनो। यहाँ पे बुद्धा यही कहना चाह रहे हैं। तो ये आप देख लेना, ये वन वर्ड क्वेश्चन में भी आता है। तो आज के चैप्टर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज के पार्ट में। तो हो सकता है और 2 पार्ट आए, क्योंकि चैप्टर लंबा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको लास्ट तक मज़ा आएगा। मेरे साथ पढ़ो आप लोग क्या करो ना, आप सारे सोर्सेस पढ़ते चलो और मेरे साथ ही ना ये रीडिंग करते चलो। आज के टाइम में आज जितना भी पढ़ा है आपने, देखा एनसीईआरटी यहाँ पे लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाई, तो आप क्या करो, जितना मैंने पढ़ा है आप उसको भी रीडिंग कर लो बस। इस और हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हो, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने गलती से गलत बता दी हो, ये भी हो सकता है भाई, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो अगर मैंने कुछ गलती बताई, वो आप खुद से उसको रिसर्च करो, ये हम भी करते थे, रिसर्च करते थे। तो आप वो खुद से रिसर्च करो, तो उससे भी आपको सहूलियत होगी, क्योंकि आपको सिर्फ 12th के एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, ये आप खुद के अच्छाई के लिए ही पढ़ रहे हो। मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना, ये एक लाइव सब्जेक्ट, आपको ज़िंदा होके इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ो इसको, चैप्टर को पूरे अच्छे से, और मैं क्या ही बोलूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।